नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा और पथराव के बाद जारी बवाल शांत नहीं हो रहा है। संभल में प्रशासन सब कुछ समान होने का दावा कर रहा है, लेकिन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी संभल जाना चाहते हैं, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें दिल्ली यूपी बॉर्डर पर रोक रखा है। कांग्रेस ने पहले ही राहुल के संभल जाने का ऐलान किया था, जिसके बाद से संभल जिला प्रशासन ने गाजियाबाद, नोएडा, अमरोहा, बुलंदशहर जिला प्रशासन से राहुल गांधी को संभल आने से रोकने के लिए लेटर लिखा है। इसी की तामील में इन जिलों की सीमाएं सील हैं। राहुल गांधी के काफिले को रोकने के लिए जो बैरिकेटिंग की गई है, उससे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हजारों गाड़ियां फंस गई हैं और कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। इससे पहले कल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस मामले को संसद में उठाया था। अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं ने योगी सरकार और जिला प्रशासन पर जानबूझकर दंगा भड़काने का आरोप लगाया था, जबकि सरकार और जिला प्रशासन का दावा है कि संभल में साजिशन हिंसा की गई है और वो किसी भी आरोपी को नहीं बख्शेगी। संभल जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक यहां किसी बाहरी व्यक्ति के आने पर रोक लगा रखी है। मतलब संभल हिंसा पर जमकर सियासत हो रही है। राहुल गांधी अब उनको अकेले संभल जाने देने की मांग कर रहे हैं। उनके साथ यूपी पुलिस ने जगह जगह कांग्रेस और समाजवादी नेताओं को घरों में रोक दिया है। हालांकि इसी बीच विपक्ष के नेता जेल में बंद आरोपियों से मिल चुके हैं और कुछ नेताओं ने संभल जाकर लोगों से बात भी की है। आज की इस चर्चा में हम यही बात करेंगे कि संभल में 10 दिन बाद भी हालात सामान्य क्यों नहीं है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में राजनीति कौन कर रहा है, कौन वो दोषी लोग हैं जिनकी वजह से संभल में शांति नहीं बन पा रही है। तो हमारे साथ इस चर्चा में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आप देख सकते हैं राहुल गांधी गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हैं, संभल जाने की जिद कर रहे हैं और अब उन्होंने ये प्रस्ताव भी रखा है कि उनको अकेले जाने दिया जाए। केसी वेणुगोपाल जी उनके साथ दिख रहे हैं और कुछ और सीनियर नेता भी राहुल गांधी के साथ खड़े दिख रहे हैं। राहुल गांधी की जिद है कि वो संभल जाएंगे। उन्होंने पुलिस से भी कहा है कि अगर वो चाहें तो वो उनकी गाड़ी में भी जा सकते हैं, यानी कि पुलिस के साथ भी वो जाने को तैयार हैं। संभल जाएंगे, ये उनकी जिद है और संभल जाने के लिए वो पुलिस के साथ भी अकेले भी जा सकते हैं। ये प्रस्ताव राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है और साथ में उनकी बहन वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी भी दिख रही हैं। लगातार बातचीत चल रही है पुलिस के साथ। पुलिस उन्हें आगे नहीं जाने देना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी आगे जाना चाहते हैं, संभल जाना चाहते हैं। और कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र के संकेत नहीं है, ये अच्छे लोकतंत्र के संकेत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष यदि संभल के पीड़ितों से मिलना चाहते हैं तो उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए। ये कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल और कांग्रेस के नेता अगर जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दिया जाए, ये कांग्रेस का बार बार कहना है। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने वाले खास मेहमानों में बीजेपी की तरफ से अनिल गोयल जी होंगे, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष सैनी जी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट आशीष सिंह जी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में जुड़े रहेंगे। आशीष सैनी जी और अनिल जी और आशीष सिंह जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सैनी जी, आपसे ही सबसे पहला सवाल ले लेता हूं। सैनी जी, कांग्रेस जिद पर अड़ी हुई है। क्या राहुल गांधी के जाने से वहां पर समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? राहुल गांधी का क्यों जाना वहां पर जरूरी है? क्या उनके जाने से स्थितियां ठीक हो जाएंगी? क्या उनके जाने से आपको लगता नहीं कि हालात और ख़राब होंगे? देखिए, जब कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में शामिल होता है या कांग्रेस का नेता होता है अथवा कांग्रेस से किसी भी तरह से जुड़ाव, विचारधारा जुड़ाव, तो उसकी पहली प्राथमिकता देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और प्रत्येक नागरिक के सम्मान की है। कांग्रेस अपनी इस प्रतिज्ञा और प्रतिबद्धता पर हमेशा टिकी रहेगी और टिकी रहती भी है। उसी प्रतिबद्धता के तहत जब भी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से दिक्कत आई है,
जब भी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी घटना हुई जहां शासन ने कोई अन्याय किया है और हम पीड़ित के साथ खड़े होने जाते हैं, तो ये लोग रास्ते में बैरिकेड्स लगाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये बैरिकेड की और बुलडोजर की सरकार है, ये कभी भी जनता के साथ न्याय की बात क्यों नहीं करती। तो एक कोर्ट के एक आदेश के बाद जब एक सर्वे टीम वहां पर गई, वहां दंगेबाज जानबूझकर उस सर्वे टीम के साथ खड़े खड़े एक एक पुलिस कर्मी द्वारा वो जज ने दंगे भड़काने की कोशिश की गई और 5 लोगों के पास की हत्या हो गई और बहुत सारे लोग उसमें घायल हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी 10 दिन में अभी तक शासन तय नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री जी कटेंगे और बटेंगे वाले नारे बांटते घूम रहे हैं, लेकिन अपने ही राज्य में एकजुटता और एक समरसता का संदेश नहीं दे पा रहे हैं। नागरिकों को सुरक्षा का भाव नहीं आ रहा है। 10 साल तक देश पर शासन करने वाले कथित हिंदू हृदय सम्राट सरकार के बाद भी यदि देश के नागरिकों को यह संदेश दिया जा रहा है कि आप एकजुट रहो और अपनी सुरक्षा खुद करो, तो इनके किसके लिए, किस भरोसे पर इनके साथ थे। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, सारी चर्चा से पहले इस देश के अल्पसंख्यकों ने, इस देश के मुसलमानों ने भी इस देश के हिंदुओं को अपना नेता माना है। तो हर एक व्यक्ति की रक्षा करना इस देश के हिंदुओं की जिम्मेदारी बनती है। जब उनको नेता माना है, उनको अग्रणी माना है, उनको अग्रज माना है, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी रक्षा करें। हम अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं जो लोकतंत्र के प्रति और देश के प्रत्येक नागरिक के प्रति है। ठीक है। अनिल गोयल जी, कांग्रेस का कहना है कि उनके नेता राहुल गांधी और पार्टी का प्रतिनिधि मंडल को रोका जाना ये तानाशाही है, और अगर राहुल गांधी अकेले जाना चाहते हैं तो क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। कांग्रेस का ये कहना है कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता है। नेता प्रतिपक्ष अगर वहाँ पर जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ के हालात, वहाँ के लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है उनको, क्यों रोका जा रहा है उनको पुलिस और प्रशासन के जरिए। आलोक जी, मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल अपने व्यवहार में लाते हैं? ये बात अच्छी करते हैं, लेकिन जो बात करते हैं उसका उल्टा। मैं सिर्फ इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बंगाल के अंदर जो साधु संतों की निर्मम हत्या करी गई, उस टाइम इनकी जो पूरे देश की भी बात कहते हैं, बुश समाज के ऊपर इनकी क्या वो रहा, ये क्या वहां पर देखने के लिए गए? क्या जहाँ पर जब हमारे हिंदू समाज की महिलाएं, लड़कियां, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है, क्या आप वहां पर जाते हो? जहाँ इनकी सरकारें होती हैं, वहाँ सरकारों के अंदर जो अन्याय होता है, क्या उसके खिलाफ भी जाते हो? मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देने वाले व्यक्ति इस तरह का दोहरा चरित्र अपनाते हैं, और इस दोहरे चरित्र को अपना करके निश्चित तौर पर देश की जनता कह रही है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है, और सिर्फ एक पक्ष को खुश करने के लिए ये किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, और दूसरे पक्ष को नीचा दिखाने में भी ये अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते। दूसरा, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि वहां पर जो एसपी साहब हैं वो कह रहे हैं कि अभी वहां पर स्थिति जाने लायक नहीं है। जब स्थिति जाने लायक होगी तो आप जरूर वहां पर आ जाना, और आपको क्या जल्दी है वहां पर वातावरण खराब करने के लिए, वहां पर दंगे करवाना चाहते हैं क्या आप क्यों आज ही जाना चाहते हैं? आप 2 दिन बाद चले जाना मना किसने करी है? जब वहां की शासन प्रशासन अभी कह रहा है कि स्थिति सामान्य की तरफ चल रही है, हमने स्थिति सामान्य कर रखी है, कहीं स्थिति ना बढ़ जाए, इसलिए आप 2-4 दिन बाद आए, आपका स्वागत है। लेकिन अगर वो आज रिक्वेस्ट दे रहे हैं कि अभी स्थिति विस्फोटक है, अभी आपको वहां नहीं जाना चाहिए, तो वहां पर जाकर के क्या आग लगाना चाहते हैं? क्या वहां पर हिंदू मुस्लिम झगड़े करवाना चाहते हैं, या शांति बहाल करवाना चाहते हैं? आज हमारी प्राथमिकता शांति बहाल करने की है। आज हमारी प्राथमिकता वहां पर दंगे कराने की नहीं है, और ये वहां पर जाकर के आग लगाना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं, और सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए, सिर्फ एक धर्म वालों को खुश करने के लिए किसी भी स्तर पर उतर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये देश सबका है, और सबके देश में सबके हितों का ध्यान रखना भी सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। ठीक है गोयल जी, ठीक है। अनिल जी आपके पास आऊंगा। आशीष जी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के संभल जाने की जिद की वजह से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर और NH9 पर लंबा जाम लगा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं। कभी तो समाजवादी वाले जाने की जिद करते हैं, फिर कभी कांग्रेस वाले जाने की जिद करते हैं। प्रतिनिधि मंडल जाने से, पहुंच जाने से, या वहां के लोगों से बातचीत करने से क्या वहां के हालात ठीक हो जाएंगे? इस सियासी नौटंकी से मुझे लगता है कि संभल के हालात से तो कोई लेना देना है नहीं,
समाजवादी का प्रतिनिधिमंडल पहुंच जाएगा तो क्या वहाँ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल पहुंच जाएगा तो क्या वहाँ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? जनता जरूर परेशान हो रही है, आप देख भी रहे होंगे तमाम सारे टीवी स्क्रीन में ये दिख रहा है कि वहाँ पर किस तरीके का जाम लगा हुआ है और जनता परेशान हो रही है। नमस्कार आलोक जी। जी सबसे पहले तो ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इस पे पक्ष हो या विपक्ष, राजनीति से परे रहना चाहिए। अगर माननीय राहुल गांधी जी या माननीय नरेंद्र मोदी जी दोनों में से कोई भी, वह सत्ता पक्ष के हैं, प्रधानमंत्री हैं या लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, दोनों लोगों का यह कार्य तो जरूर होना चाहिए कि अगर ब्यूरोक्रेसी सही तरीके से, अगर 10 दिन हो गए, जो जिसकी गलती है, जो उसमें कल्प्रिट है, उसके ऊपर कार्य करे। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी से इतने लंबे समय से नहीं संभल पा रहा है तो राजनेताओं का हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि राजनेता जनता को अपने अनुरूप संभालने का कार्य करते हैं, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। रोकने का सवाल रहा तो राहुल गांधी को जरूरी नहीं है कि पूरी एक लंबी टीम लेके जाए, लेकिन हाँ, राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता होने के नाते उनको जाने देना चाहिए। इसलिए जाने देना चाहिए क्योंकि वह जाएंगे तो हो सकता है कि जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी से डरे सामने जो लोग होंगे, जो नहीं बोल पा रहे होंगे, जो बोल पा रहे होंगे, वह उनकी भावनाओं से मिलकर सही तरीके से चल सकें, रह सकें। तो यह उचित होना चाहिए। और आज जाम लगा है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। एक तरफ किसान रोड पे है, आज कांग्रेस पार्टी वहां जाना चाह रही है तो उसके लिए भी पूरे प्रशासन में जाम लग गया, जनता परेशान हो रही है। आज जनता में मैंने अभी देखा सुबह से न्यूज, एक मौत हो गई उस भीड़ में। उनको कहीं आशीष जी एक चीज और जोड़ देता हूँ। आशीष सिंह जी से सवाल कर रहा हूँ, सैनी जी आपके पास आऊंगा। आशीष जी, हाउस चल रहा है, नेता प्रतिपक्ष है वो, आप ये कह रहे हैं कि संभल जाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि उनको हाउस में इस संभल में कैसे शांति हो, इसकी आवाज बुलंद करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष हैं वो। बात ये भी सही है, लेकिन आप देखिए इतने दिनों से अभी लोकसभा विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, कितने घंटे की कार्रवाई हुई है आपने देखा है? लगभग 1 घंटे। हाँ, लेकिन कल से हाउस सामान्य है, कल से हाउस चल रहा है, मंगलवार को अच्छे से चला है हाउस, शाम तक चला है। वही मैं बता रहा हूँ कि कल से अच्छे से शुरुआत हुई है। लगातार वो खुद ही चाह रहे हैं कि संभल हिंसा पे, चाहे संभल का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा, उस पर चर्चा होनी चाहिए, चाहे अडानी का मुद्दा, चर्चा होनी चाहिए। यह देश से जुड़ा मुद्दा है, उन मुद्दों पर चर्चा अति आवश्यक है। हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि वहां भी लोकसभा के अंदर भी आवश्यक है कि चर्चा होनी चाहिए, अगर लेकिन वहां जाकर उसके अनुरूप अगर वहां से कुछ सही चीजों को लेके आकर और चर्चा अच्छी हो तो चर्चा करनी चाहिए। और सबसे पहले मानवता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जब परेशान हो रहा है, आज रोड पे लोग जाम में हैं, तो अगर वही लोग को कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को ही भेज के प्रशासन अपने साथ ले जाए, मिलवा कर ले आए, तो यह कहाँ गलत है? ये तो कहीं ना संविधान में गलत है, ना कोर्ट इसको गलत मानेगा। ये तो तानाशाही सही में मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे वो मैं तो बोल रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यह कार्य होना चाहिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों लोग मिलकर जाएं और वहाँ एक ज्वाइंट सदस्यों के साथ वहां पे जाकर उनकी सही रूपरेखा तैयार करवाएं और ब्यूरोक्रेसी को एक सही मैसेज देने का काम करें। ठीक है सैनी जी, यही बात मैं आपसे भी पूछूंगा कि हाउस चल रहा है, नेता प्रतिपक्ष का काम है कि लोकसभा में रहकर संभल के मुद्दे पर सरकार को घेरें या संभल जाकर वहां पर अशांति फैलाएं। देखिए, संभल का मामला स्टेट लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। लोकसभा में उसे उठाने के लिए स्पीकर की अनुमति की जरूरत पड़ती है। हमें लगातार मणिपुर अडानी के मुद्दे पर जब बहिर्गमन हो रहा है, वॉकआउट हो रहा है, तो संभल भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अडानी का मुद्दा स्टेट इशू नहीं है, वो नेशनल इशू है। और अच्छा, ये नेशनल इशू नहीं है, संभल नेशनल इशू नहीं है। मणिपुर में भी स्टेट इशू है। देखिए, आप क्या करते हैं, जिस वक्त सदन में हम नोटिस देंगे तो स्पीकर को सबसे पहले मालूम चलता है, और स्पीकर क्योंकि अपने पद के अनुरूप काम ना करके भाजपा के कार्यकर्ता के अनुरूप काम कर रहे हैं आजकल, तो उनका पहला काम है भाजपा को सूचित करना और इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करना। जैसे उन्नाव केस हुआ, हाथरस केस हुआ, अभी हमारे भाजपा के जो मित्र हैं अनिल गोयल जी, बड़ी सफाई से एक रटा रटाया भाषण जो बीजेपी के लोग दे रहे हैं, क्योंकि इनका मौलिक ज्ञान उस मामले में कम है, तो इन्होंने अपनी तरफ से ना देने के बजाय व्हाट्सएप का ज्ञान दे दिया कि आप जो है मुसलमानों को खुश करने के लिए जा रहे हैं। आप, अरे महाराज, आपने शपथ ली है देश के संविधान की और देश के प्रत्येक नागरिक की रक्षा के लिए है।
आपके नेता बड़ी बेशर्मी को फाड़ कर कह देते हैं सबका साथ सबका विकास, और जब विकास सबके विश्वास की बात आती है तो आप बड़ी ही बेदखली से तुरंत हिंदू मुस्लिम की बात करने लगते हैं। आपके मुख्यमंत्री करते हैं, आपके मुख्यमंत्री 10 दिन तक लॉ एंड ऑर्डर बनाने में फेल रहे हैं। आप तो विफल मुख्यमंत्री की पैरवी कर रहे हैं महाराज। आप कहाँ देश के प्रदेश की बात करते हैं? अर्थव्यवस्था आपने चौपट कर दी है अदानी की जेब में सारा पैसा डालकर, और आप इधर उधर की बात करते हैं कि वहां क्यों नहीं गए, वहां क्यों गए। जहां पर लॉ एंड ऑर्डर न्याय नहीं करेगा वहां पर कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही खड़ा होगा। ठीक है, बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, और लोकतंत्र भी यही कहता है, बिल्कुल विपक्ष का रोल भी यही है। अनिल गोयल जी, कांग्रेस का यही तो कहना है कि लोकतंत्र में उनका, चूंकि नेता प्रतिपक्ष है, उनका जाने का अधिकार है, लेकिन आप वो अधिकार छीन रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उनको नहीं जाने दे रहे हैं, उनको संभल के पीड़ितों से नहीं मिलने दे रहे हैं, उनको रास्ते में रोक रहे हैं। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हो रटे रटाए जवाब देते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम बात आप कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं कि जिस टाइम बंगाल के अंदर हमारे साधु संतों पर अत्याचार हो रहे थे, उस टाइम बंगाल मत जाइए, आप एक शब्द नहीं आ रहे थे। मैं आपको आपकी चीज का याद दिला रहा हूं, और आप याद मत दिलाइए ना, मुझे याद है सब कुछ। आप व्हाट्सएप ज्ञान पर अगर हमें बांग्लादेश की याद है, आपका हमें पाकिस्तान की याद है जहाँ खाने चले गए थे, सिखाया जाता है वैसा ही आप बताइए तो उधर की आप बातें। मुझे एक बात बताएं, वहां पर पाकिस्तान की फैक्ट्री निर्मित 6 कारतूस के खोखे मिले नहीं मिले? आप ये नहीं देख रही है एक अंतरराष्ट्रीय साजिश के तौर पर हमारे हिंदुस्तान में आग लगाने की कोशिश करी जा रही है, और आप हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं, उत्तर प्रदेश से प्रेम करते हैं, तो वहां पर शांति कायम होने के बाद में आपने अभी तक ये विरोध करा कि पाकिस्तान के वहां पर खोखे क्यों पाए गए? तो आप पाकिस्तान की निर्मित फैक्ट्री के द्वारा जो वहां पर खोखे पाए जाते हैं, उसकी आपको कोई चिंता नहीं, आपको सिर्फ राजनीति करनी चिंता है, आपको एक बात कहनी है, आग लगे उसकी चिंता नहीं है। और जहां तक कार्यवाही का सवाल है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये विषय संसदीय कार्य में उठाना चाहिए, और ये 6 दिन से संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। कल बड़ी मुश्किल में जब बात होगी कि संबल के विषय पर संसद में चर्चा होगी, जब ये बात हो चुकी है तो क्यों नहीं संसद के अंदर काम को चर्चा कराते हैं? दूसरा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ठीक है, आप संसद चलने दें, आप ठोस मुद्दों पर बात करें, देश के हित में बात करें। सर्वोपरि आपके सामने देश हित रखना चाहिए, पार्टी दूसरी बार रखनी चाहिए, और आप सभी समुदाय को साथ लेकर के चलें, तो निश्चित तौर पर जनता आपकी बातों को विश्वास करेगी, जनता आपके साथ खड़ी होगी। जब जनता ये देख रही है कि आप सिर्फ एक पक्ष और एक धर्म की बात करते हैं, बाकी के हितों की चिंता नहीं करते, तो इस तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। जी ठीक है। आशीष सिंह जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात अनिल गोयल जी ने शुरू की है। आशीष सेना जी, आपके पास आऊंगा, आपसे भी इस पर चर्चा करूंगा। आशीष सिंह जी, संभल हिंसा की जांच में पाकिस्तानी और अमेरिकी कारतूस मिलने से जो विदेशी कनेक्शन की आशंका बढ़ गई, उसमें आपने पढ़ा भी होगा, आपने देखा भी होगा कि फोरेंसिक टीम को जो घटनास्थल से 6 खोखे मिले हैं, उनमें से एक पर POF यानी कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लिखा हुआ है। पुलिस विदेशी एंगल से विदेशी इसकी जांच कर रही है, और संभल में हम लोगों ने देखा है, पहले भी देखा है कि वहाँ पर आतंकी कनेक्शन सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में ऐसे स्थान पर जांच एजेंसियों को अपना काम करना चाहिए या फिर सियासतदारों को? देखिए, यहाँ पे आलोचित 2 चीजें अलग अलग है, उसको समझने की आवश्यकता है कि सबसे पहले कि तो ये जांच का विषय है, जो चीज पाई गई है उस पर प्रशासन को मजबूती से इस पे काम करना चाहिए, और सियासतदानों का काम यह होना चाहिए, सियासत छोड़ के संभल में जनता भी है, ये हमें ध्यान रखना है कि संभल में जनता भी है। वह जनता जो परेशान हो रही है इन मतलब गलत संलिप्त वाले लोगों के कारण, उसको कैसे ठीक किया जाए। प्रशासन अगर नहीं कर पा रही है तो राजनेता उसमें हस्तक्षेप करे और उसको सही तरीके से काम करवाए। इसमें 2 लाइन में कहना चाहूंगा, सोचकर यही मंदिर और मस्जिद भी दंग है, सोचकर यही मंदिर और मस्जिद भी दंग है कि हमें खबर भी नहीं और हमारी जंग है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है आज के दौर में कि मंदिर और मस्जिद को पता भी नहीं और उनकी जंग हो रही है। ये तो ये
असामाजिक तत्व इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, तो सियासतदान को सियासत नहीं मानवता के लिए काम करना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी को सियासतदान से ऊपर उठ के उनको रियल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, न कि सियासतदान के अनुरूप। ठीक है, ठीक। सैनी जी, आपको भी पता है, आप भी इतिहास पढ़े ही होंगे कि जब मुगल आए थे तो हमारे तमाम सारे मंदिरों को उन्होंने मस्जिदों में, दरगाहों में तब्दील कर दिया था। और अगर इसका कोई फैक्ट चेक के लिए अदालत के आदेश पर कोई कार्रवाई होती है, अब फैक्ट चेक के लिए, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या वाकई इसको भी तोड़ा गया था, इस मंदिर को भी तोड़ा गया था। ये नहीं कहा जा रहा है कि मस्जिद में मंदिर फिर बना दी जाएगी, वापस कर दिया जाएगा, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई ऐसा है। तो इसमें सियासत क्यों होती है? इसमें कौन सा ऐसा कोई कोर्ट ये कह रहा है क्या? सर्वे कोई ये कह रहा है? सर्वे देने वाली जो जांच कराने वाली जो अदालतें हैं, आदेश देने वाली जो अदालतें, वो क्या कह रही हैं क्या कि मंदिर यहाँ पर दोबारा बना देंगे? और उनको ये अधिकार भी नहीं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सारे, आपको पता ही है कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे कह चुका है, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के बायलाज हैं इसमें। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं, क्यों इसमें सियासत होने लगती है जब जब भी जहां भी सर्वे की बात आती है? तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और अक्सर मैं चाहता हूं कि लोग इस विषय पर जरूर बात करें। आपने कहा कि जब मुगलों के समय में बहुत से मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदें बना ली गई या दूसरे धर्म के कोई वो बना लिए गए, तो इस इतिहास पर जाना चाहिए। मैं इसमें सिर्फ 2 बात कहूंगा, तीसरी बात इसमें कोई नहीं कहूंगा। पहली बात, यदि आपको लगता है कि कोई धर्मस्थल तोड़कर दूसरा धर्मस्थल बनाया गया है, तो एक यूनिफॉर्म लॉ लाइए कि आज छोड़िए, अभी एक कानून है जो 1947 की डेडलाइन को मानता है कि उसके बाद अगर कोई मामला है तो सुनवाई होगी, उससे पहले के में नहीं होगी। आप सिंपल एक ऑर्डिनेंस प्रधानमंत्री देश की संसद में पास कर दें कि हम इसमें 1947 की बाध्यता को समाप्त करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के लोग क्या कहेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इससे पहले जो बौद्ध विहार थे जिनको तोड़कर वहां पर मंदिर बनाए गए या मस्जिद बनाई गई या कुछ भी बनाया, जांच वहां तक भी होगी। तो आपकी जो कुदाल है जब वो खोदने पे उतरेगी तो वो थोड़ा सा और गहरा खोद ले तो पता लग जाएगा। यह भी जानकारी उसी इतिहास से मिल जाएगी कि क्या कारण था कि देश का इतना बड़ा हिंदू समाज का वर्ग जो तमाम पूरे आधे से ज्यादा दुनिया में फैला हुआ था, ऐसे क्या कारण थे, ऐसे कौन सा भेदभाव था, ऐसी कौन सी सामाजिक कुरीति थी जिसके कारण से किसी को धर्म बदलना पड़ा या नहीं बदलना पड़ा। लेकिन मैं आज इस समय जब 2024 से बात कर रहा हूं तो 1991 के कानून और 1947 के बाद की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं संविधान में जो हमारे संविधानिक किताब में, हमारे कानून किताब में लिखा है वो बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तय कर लेना कि वो इस तरह के पुराने मामलों को खोलेगी, नंबर 1 बात। इसके बाद मैं दूसरी बात कहूंगा, ये जो समस्या है ये 2 मुहे कल्चर के कारण आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक जगह पर जाकर सामाजिक समरसता और धार्मिक एकता की बात करते हैं और तुरंत दूसरे पर जाकर धार्मिक रूप से वैमनस्यता फैलाकर अपनी सत्ता की रोटियां सेक रहे हैं। इन्हें मालूम है कि अदानी को अगर बचाना है, इनकी सरकारी लूट को अगर बचाना है, बैंकों को जो खाली कर दिया गया उस चीज से बचना है, पैराडाइज और पनामा पेपर्स के भ्रष्टाचार को छुपाना है, तो हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम की भट्टी में झोंक दे, हजारों लोगों का भविष्य तबाह कर दे, मर जाए कट जाए लोग। इन नर पिशाचों की पेशानी पर हल्का सा भी बल नहीं पड़ने वाला। ये बेशरम लोग अपने आकाओं की भ्रष्टाचार को बचाने के लिए पूरे देश को बारूद के ढेर पर बिठाकर बैठे हुए हैं। कभी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कार्टेज और पाकिस्तान के शेल मिले, सुनिए जरा सा बस चला था, ठीक है, पाकिस्तान के शेल मिले वहां पर घटनास्थल पर, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तत्काल इस्तीफा दें, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। अनिल गोयल जी, ठीक, सैनी जी, ठीक, आपकी बात कंप्लीट हो गई। अनिल गोयल जी, हमेशा विपक्ष आप पर एक सवाल तो खड़े करता ही है कि हर दरगाह में, हर मस्जिद में आपको मंदिरें क्यों दिखनी शुरू हो गई हैं? आलोक जी, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, मेरे लिए भाषा जो है, जो बेशर्मी की बात कर रहे हैं, जो बेशर्म होते हैं उनको दूसरे बेशर्म दिखाई देते हैं, जो चोर होते हैं उनको दूसरे चोर दिखाई देते हैं। आप अपने गृहवान में झांक करके बात आपको करनी चाहिए। कम से कम टीवी, इतने बड़े टीवी चैनल पे बैठ करके भाषा पर कंट्रोल रखना चाहिए। आरोप लगा रहे हैं ना, ये बात अभी 1947 से क्या कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड जो है हजारों साल वाली प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा क्लेम करा, उसके ऊपर ये नियम क्यों नहीं लागू होता? आप कानून लाइए ना, के बारे में बोले ना, वक्फ बोर्ड जो इससे संपत्ति पर अपने क्लेम नहीं करेगा। वक्फ बोर्ड बनने से पहले, वक्फ बोर्ड बनने से पहली प्रॉपर्टियों पर वो क्लेम कर रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी है।
ये कांग्रेस ने जो ये ऐसा कानून लेकर आए हैं कि पूरी जो प्रॉपर्टी पर कब्जा करवाना चाहते हैं एक समुदाय विशेष का, और उसके लिए आप अब भी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात ये है कि निश्चित तौर पर जांच एजेंसी जब जांच कर रही है तो उसमें राजनीति क्यों हो रही है? राजनीति का मतलब क्या? जांच एजेंसियों में जांच एजेंसियों ने जांच होने दो, आप इसके अंदर राजनीति करके वापस क्या जानना चाहते हो? और दूसरी अभी इन्होंने बात बताई कि हिंदू धर्म के नीचे बौद्ध धर्म भी मिलेंगे। अरे भाई, अगर कोई भी बौद्ध वाला भी अगर कोई क्लेम करेगा कि यहाँ पर इसके नीचे बौद्ध मंदिर, मंदिर के नीचे बौद्ध मंदिर है या मस्जिद के नीचे बौद्ध मंदिर है, तो उसकी भी जांच एजेंसी जांच करेगी। आप अगर जो है नहीं उस बात को खड़ा करके आप क्या कहना चाहते हैं? आप बताएं कौन से मंदिर के नीचे बौद्ध मंदिर है? दूसरी बात, एक बात और बताएं, अंग्रेजों ने भी शासन करा था, अंग्रेजों ने यहाँ पर चर्च बनाई थी। ठीक, आशीष सिंह जी, ठीक है गोयल जी, ठीक है सैनी जी और गोयल जी, सैनी जी और गोयल जी। सर मेरा एक निवेदन, बस जी, एक निवेदन, आप ये बताओ कि चर्चों के नीचे भी तो कोई मंदिर पाए जा रहे हैं क्या? आप अगर जिन्होंने मंदिर तोड़ करके ऊपर मस्जिद बनाई है उसी का तो है, आप इसको दूसरी तरफ डाइवर्ट क्यों करना चाहते हैं? आप किसी चर्च के नीचे मंदिर हो तो आप बताओ, हम उसके खिलाफ भी बात उठाएंगे। अगर किसी मंदिर के नीचे बौद्ध मंदिर हो तो बताओ, आप बताओ तो कम से कम। आप डिबेट को खराब मत करो, आप वातावरण खराब मत करो। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ा। ठीक है गोयल जी आपकी बात कंप्लीट हो गई है। सैनी जी आपके पास आऊंगा। आशीष सिंह जी से एक सवाल ले लेता हूं। आशीष सिंह जी, यूपी में जो कश्मीरी पत्थरबाजी पैटर्न आया है वो चिंता का विषय है कि नहीं है? एक तो महत्वपूर्ण बात ये, और क्या सभ्य समाज में अपने घर की महिलाओं और बुजुर्गों को हम लोग पुलिस पर पत्थर चलवाते हुए चलवाते हैं तो क्या ये ठीक है? क्योंकि संभल में आपने भी देखा है कि ये सब तस्वीरें आई हैं, ये सब वीडियो आए, ये सब फोटो आई हैं, और ये मीडिया में फोटो आई हैं पत्थर चलाते हुए देखते हुए, और महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है, बुजुर्गों की गिरफ्तारी हुई है। ये पत्थरबाजी कश्मीरी जो पैटर्न आया है वो चिंता का विषय है कि नहीं है? बहुत ही गंभीर मुद्दा है और एक चिंता का विषय नहीं है। प्रदेश के प्रशासन के लिए, प्रदेश की सरकार के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि कश्मीर का पैटर्न अगर यहाँ हावी हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, वहां की जनमानस ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन वह कुछ लोग हैं, प्रशासन को इससे उचित कार्रवाई करनी चाहिए। उचित लोग जो उसके लिए जो सही जो गलत लोग हैं उनको पकड़ना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन प्रशासन क्या होती है कि संलिप्त हो जाती है राजनेताओं के साथ और राजनेता के अनुरूप कार्य करती है। यहीं से मतभेद शुरू होता है कि प्रशासन राजनेता के अनुरूप कार्य न करे। मैं पहले भी कह रहा हूं कि यहाँ पे दिक्कत इसलिए होती है, और यह घटना ऐसा इसलिए देखने को मिलता है कि अभी देखिए दोनों पार्टी के लोग अपनी अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं, लेकिन मानवता का बचाव यहाँ दोनों में से किसी भी भाई लोगों ने नहीं की। मानवता का बचाव करने के कार्य इन्होंने नहीं किया। इन्होंने क्या किया? अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखा। ये गलत है। आप अपने नेता को मत बचाइए। आपके नेता अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, राहुल गांधी को, नरेंद्र मोदी दोनों लोगों को जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी और राहुल गांधी दोनों एक जिम्मेदार नेता है देश के। और अगर योगी जी से संभल नहीं रहा है, उनके प्रशासन से नहीं संभल रहा है, तो हस्तक्षेप का मामला है। जी बिल्कुल। फिलहाल वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। संभल का मुद्दा बहुत संवेदनशील है, जिसमें बहुत एहतियात के साथ काम लेना पड़ेगा। इसलिए प्रशासन की पाबंदियों की आलोचना करना ठीक नहीं होगा, लेकिन लोकतंत्र में अगर कोई नेता या पार्टी प्रभावित नागरिकों से संवाद करना चाहते हैं तो ये इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हमारा तो यही मानना है कि दोनों पक्षों को हालात और लोगों के जज्बात को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस डिबेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।